पिछले वीडियो में आपने सुना था जो कि 20वां बयान, उसमें अंतिम में शिवदत्त ने अपने अय्यार पंडित बद्रीनाथ को एक चिट्ठी लिखकर जयसिंह के पास यानी चंद्रकांता के पिता के पास भेजने के लिए कहा, जिसमें उसने आदेश दिया था कि वह चंद्रकांता की शादी उससे करा दे और साथ में दहेज में चपला दे दे, नहीं तो वह विजयगढ़ को जीत कर ऐसा करेगा। अब उससे आगे 21वां बयान। दूसरे दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगाया नहीं। इतने में सामने से तेज सिंह एक बड़ा भारी गट्ठर पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुककर महाराज को सलाम किया और बैठने का इशारा किया। जब तेज सिंह बैठ गए तो महाराज ने कहा, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? यह क्या लाए हो? तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी भारी परेशानी रही। दीवान जीत सिंह भी बहुत घबराए होंगे क्योंकि हमने वहाँ भी तलाश करवाया था। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, ताबेदार दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया था, अब हुजूर के इकबाल से छूट आया है, बल्कि आती दफ़ा चुनारगढ़ के 2 अय्यारों को भी लेता आया है। महाराज यह सुनकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम में देकर कहा, यहाँ भी 2 अय्यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार किया जो कैद कर दिए गए हैं, इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। यह कहकर हरदयाल सिंह की तरफ देखा। प्यादों ने उनको ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जिसमें राम नारायण और पन्नालाल थे। तेज सिंह ने महाराज से अर्ज किया, मेरे गिरफ्तार होने से नौगर में सब कोई परेशान होंगे, अगर इजाज़त हो तो मैं जाकर अभी सभी से मिलाऊं। महाराज ने कहा, हाँ जरूर, तुमको वहाँ जाना चाहिए, जाओ मगर जल्दी आना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम भी मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कहकर हरदयाल सिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग ले तेज सिंह के साथ नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची, उसको देखते ही चंद्रकांता ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद हाल पूछने लगी। चपला ने अपना पूरा हाल खुलासा तौर पर बयान किया। बड़ी देर तक चपला और चंद्रकांता में चुहल होती रही। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान करके कहा, तुम्हारी शागिर्दी ने भी 2 अय्यारों को गिरफ्तार किया है। यह सुन चपला बहुत खुश हुई और चंपा को, जो उसी जगह मौजूद थी, गले लगाकर बहुत शाबाशी दी। इधर तेज सिंह जो नौगढ़ गए थे, रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के वक्त पहुँचे तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त सभी वहाँ रहेंगे। इस बात को हरदयाल सिंह ने पसंद किया और रास्ते में ठहर गए। दूसरे दिन दरबार के समय ये दोनों पहुँचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब के बगल में वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। तेज सिंह को देखकर इतना खुश हुए मानो दोनों जहान की दौलत मिल गई। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराज और कुमार को सलाम किया और जीत सिंह से बराबर की मुलाकात की। तेज सिंह ने भी राजा सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सिर रखा। राजा साहब ने प्यार से उनका सिर उठाया, तब अपने पिता को पा लगान करके तेज सिंह कुमार के बगल में जा बैठे। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया। एक पोशाक जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के वास्ते लाए थे वह उनको पहनाए, जिसे देख राजा सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। राजा ने तेज सिंह से गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का तथा कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का बयान किया और यह भी कहा, आती दफ़ा वहाँ से 2 अय्यारों को भी गिरफ्तार कर लाया हूँ जो विजयगढ़ में कैद हैं। यह सुनकर राजा ने खुश होकर तेज सिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में जाकर सबसे मिलो, अपनी माँ से भी मिलाओ, उस बेचारे का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होगी। बमुजिब मर्जी के तेज सिंह ने दरबार बर्खास्त किया। सभी के मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर सिंह वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले लगा लिया। गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक ठीक बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा था। अब सच सच बताओ, कैसे अपने आप को छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की बड़ी तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले आपको मैं मुबारकबाद दे लूँगा, तब कहीं यह नौबत पहुँच गई कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप रहे। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी से नौगढ़ में रहे, मगर वीरेंद्र सिंह का तकाजा रोज होता ही रहा। फिर जिस तरह हो चंद्रकांता से मुलाकात कराओ, यह भी धीरज देते रहे। कई दिन बाद हरदयाल सिंह ने दरबार में महाराज से अर्ज किया, कई रोज हो गए हैं, वहाँ बहुत हर्ज होता होगा, अब रुखसती मिलती तो अच्छा होता। और महाराज ने यह फरमाया था कि आती दफ़ा
तेज सिंह को लेते आना, अब जैसी मर्जी हो। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ। यह कहकर खिलत दीवान हरदयाल सिंह को दिया और तेज सिंह को भी उनके साथ विदा किया। जाते समय तेज सिंह कुमार से मिलने आए और कुमार ने रोकर उनको विदा किया और कहा, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी हालत देखते जाओ। तेज सिंह ने बहुत ढाढ़स दिया और यहाँ से विदा होकर उसी रोज विजयगढ़ पहुँचे। दूसरे दिन दरबार में दोनों आदमी हाजिर हुए। महाराज को सलाम कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तेज सिंह से राजा सुरेंद्र सिंह की खैरियत व कैफियत पूछी, जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया। उसी समय बद्रीनाथ भी राजा शिवदत्त की चिट्ठी लिए हुए आ पहुँचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराज के हाथ में दे दी, जिसको पढ़ने के लिए महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को दी। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल सिंह के मुंह की तरफ देखते रहे। उनकी रंगत देख समझ गए कि खत में कुछ बेअदबी की बातें लिखी हुई है। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया, यह खत तखलिए में सुनने लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर हमारे पास दीवान खाने में आओ। तेज सिंह को भी साथ लेते आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया और महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और जरूरी सामानों का इंतजाम तेज सिंह को अपने साथ ले कोर्ट में महाराज के पास गए। सलाम करके बैठ गए। महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने का हुक्म दिया। हरदयाल सिंह ने खत को महाराज के सामने ले जाकर अर्ज किया कि अगर सरकार खुद पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा। पढ़ते ही आंखें मारे गुस्से के सुर्ख हो गई। खत फाड़कर फेंक दिया और कहा, बद्रीनाथ से कह दो इस खत का जवाब यही है कि यहाँ से चला जाए। इसके बाद थोड़ी देर तक महाराज कुछ सोचते रहे, तब रंज भरी धीमी आवाज़ से बोले, क्रूर सिंह के चुनारगढ़ जाने से ही हमने सोच लिया था कि जहाँ तक बनेगा वह आग लगाने से ना चूकेगा, और आखिर वही हुआ। खैर, मेरे जीते जी तो उसकी मुराद पूरी ना होगी। साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ आएगा, इसलिए हम लोगों को भी मुनासिब है कि अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से कर रखें। यहाँ तो शिवदत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने अयारों को भेजा था, पर अब तो कोई शक ही ना रहा। महाराज ने कहा, मैं इस बात को खूब जानता हूँ कि शिवदत्त के पास 30,000 की फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000, मगर क्या मैं उससे डर जाऊँगा? तेज सिंह ने कहा, 10,000 फौज महाराज की और 5,000 हमारे सरकार की, 15,000 हो गए। ऐसे गिदड़ को मारने के लिए इतनी फौज काफ़ी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत देकर मेरे साथ नौकर भेजें, मैं जाकर तमाम फौज ले आता हूँ। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर वीरेंद्र सिंह को भी बुला लूँ, फौज का इंतजाम कर उनके हवाले करूँ, फिर देखिए क्या कैफियत होती है। दीवान हरदयाल सिंह भी बोले, कृपानाथ इस राय को मैं भी पसंद करता हूँ। महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, मगर वीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने को जी नहीं चाहता। चाहे वह इस फन में होशियार हो, मगर क्या हुआ, जैसा सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा, मैं कैसे उसको लड़ने के लिए कहूँगा, और सुरेंद्र सिंह भी इस बात को कब मंजूर करेंगे? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज इस बात की तरफ जरा भी ख्याल न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज तो लड़ाई पर जाएं और वीरेंद्र सिंह घर पर बैठे आराम करें। उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर है, कोई कायर नहीं। वीरेंद्र सिंह को घर में बैठने नहीं देंगे, बल्कि खुद भी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो ताज्जुब नहीं। महाराज जयसिंह तेज सिंह की बात सुनकर बहुत खुश हुए और दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुछ हमने उनसे जवाब दिया है वह भी लिखो और पूछो कि आपकी क्या राय। इस बात का जवाब आ जाने दो, फिर जैसा होगा किया जाएगा। खत भी तुम ही लेकर जाओ और कल ही लौट आओ, क्योंकि अब देरी करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने बहुमूजिब हुक्म के चिट्ठी लिखी और महाराज ने उस पर मोहर लगाकर उसी समय दीवान हरदयाल सिंह को विदा कर दिया। दीवान साहब महाराज से विदा होकर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था। जब वहां पहुंचे सीधे दीवान जीत सिंह के मकान पर चले गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही बाहर आए। हरदयाल सिंह को लेकर अपने यहाँ उतारा और हालचाल पूछा। हरदयाल सिंह ने सब हाल सुनाया। जीत सिंह गुस्से में आकर बोले, आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है। हम लोगों को उसने साधारण समझ लिया है। खैर देखा जाएगा, कुछ हर्ज नहीं। आप शाम को राजा साहब से मिल लें। शाम के वक्त हरदयाल सिंह जीत सिंह के साथ राजा सुरेंद्र सिंह से मुलाकात करने गए। वहाँ कुंवर वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। राजा साहब ने बैठने के लिए इशारा किया और हाल पूछा। उन्होंने महाराज जयसिंह का खत दे दिया।
महाराज ने खुद उस चिट्ठी को पढ़ा, गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुंवर वीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी उसको बखूबी पढ़ा। उनकी भी वही हालत हुई। क्रोध से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद हाथ जोड़ के पिता से अर्ज किया, मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है, यही हम लोगों का धर्म भी है। फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, इसलिए अर्ज करता हूँ कि मुझे हुक्म हो तो अपनी फौज लेकर जाऊँ और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने के पहले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, इस तरह जल्दी करने का कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज़्यादा प्यारा बाप, बेटा, भाई, भतीजा कोई नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारी मोहब्बत को छोड़कर हुक्म देता हूँ कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जयसिंह को मदद पहुँचाओ और नाम कमाओ। फिर जीत सिंह की तरफ देखकर कहा, फौज में मुनादी कर दो कि रात भर में सो जाएं, सुबह को कुमार के साथ जाना है। इसके बाद हरदयाल सिंह से कहा, आज आप रह जाएं और कल अपने साथ ही फौज तथा कुमार को लेकर तब जाएं। यह हुक्म दे राजमहल में चले गए। जीत सिंह दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर घर गए और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान ठीक करने लगे। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात भर नींद न आई। रात कब बीत गई पता ही न चला। 22वां बयान। सुबह होते ही कुमार नहा धो जंगी कपड़े पहनकर हथियार को बदन पर सजा बाप माँ से विदा होने के लिए महल में गए। रानी से महाराज ने रात ही में सब हाल कह दिया था। वे उनका फौजी टाट देखकर दिल में बहुत खुश हुए। कुमार ने दंडवत कर विदा मांगी। रानी ने आंखों में आंसू भरकर कुमार को छाती से लगाया और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा जाओ, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रिय कुल का नाम रख, फतह का डंका बजाओ। सूरवीरों का धर्म है, लड़ाई के वक्त माँ बाप ऐसा राम किसी की मोहब्बत नहीं करते। सो तुम भी जाओ, ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखे। माँ बाप से विदा होकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को मुस्तैद देखा। आप भी एक घोड़े पर सवार हो रवाना हुए। पीछे पीछे समुद्र की तरह लहर मारती फौज भी चली। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और हरदयाल सिंह से बोले, मेरी राय है इसी जंगल में अपनी फौज को उतारो और सब इंतजाम कर लूँ तो शहर चलूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, आपकी राय बहुत अच्छी है। मैं भी पहले से चलकर आपके आने की खबर महाराज को देता हूँ, फिर लौटकर आपको साथ लेकर चलूँगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाइए। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुँच कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और खुलासा बयान करके कहा, कुमार सेना सहित यहाँ से कोस भर पर उतरे हैं। यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और बोले, फौज के वास्ते वह मुकाम बहुत अच्छा है, मगर वीरेंद्र सिंह को यहाँ ले आना चाहिए। तुम यहाँ के सब सरदारों को ले जाकर इस्तकबाल करके कुमार को यहाँ ले आओ। बमुजिब हुक्म के हरदयाल सिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। यह खबर तेज सिंह को हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और दूर से ही बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हाल चाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब अच्छा है, जो बाकी है अब बन जाएगा। यह कह तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लगे। इतने में दीवान हरदयाल सिंह सभी सरदारों के साथ आ पहुंचे और महाराज ने जो हुक्म दिया था कहा। कुमार ने मंजूर किया और सज सजाकर घोड़े पर सवार हो 100 फौजी सिपाही साथ ले महाराज की मुलाकात को विजयगढ़ चले। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुंवर वीरेंद्र सिंह आए हैं। इस वक्त किले में जाएंगे। सवारी देखने के लिए अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले से ही बैठ गए और सड़कों पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी की आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थी। यह खबर महाराज को भी पहुंची कि कुमार चले आ रहे हैं। इन्होंने महारानी से सब हाल कहा, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सी औरतों के साथ, जिनमें चंद्रकांता और चपला भी थी, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊंची अटारी पर जा बैठी। महाराज भी सवारी देखने के लिए दीवान खाने की छत पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद उत्तर की तरफ कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दी और नजदीक आने लगी। थोड़ी सी फौज सवारी की चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ साफ दिखाई देने लगा। कुछ सवार जो धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे, फौलादी जिर्रे अर्थात कवच पहने हुए थे, जिस पर डूबते हुए सूर्य की किरणें पड़ने से अजब चमक दमक मालूम होती थी। हाथ में झंडीदार नेजा लिए, ढाल तलवार लगाए, जवानी के उमंग में अकड़े हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। उनके आगे आगे एक खूबसूरत, ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर, जिस पर जड़ाऊ जीन कसी हुई थी और अटखेलियाँ कर रहा था, कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे। सिर पर फौलादी टोपी, जिसमें एक हुमा, एक कल्पित पक्षी के पड़ की लंबी कलगी लगी हुई थी। बदन पर बेशकीमत लिबास के ऊपर फौलादी जिर्रे पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्नों के दानों का कंठा और भुजबंद भी पन्ने का था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर खूबसूरती को दुना कर रही। कमर में जराऊ पेटी, जिसमें कीमती हीरा
जड़ा हुआ था और फिल्ली तक का जूता जिस पर कौदे मोती का एक काम था, चमड़ा नज़र नहीं आता था, पहने हुए थे। ढाल, तलवार, खंजर, तीर कमान लगाए और गुर्ज करबूस में लटकता हुआ हाथ में नेजा लिए घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे। ताकत, जवामर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे से ही झलकता था। दोस्तों के दिल में मोहब्बत और दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा होता था। सबसे ज़्यादा लुत्फ तो यह था कि जो 100 सवार संग में चले आ रहे थे वे सब भी उन्हीं के हमसीन थे। शहर में भीड़ लग गई, जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती आंखों में चकाचौंध सी आ जाती। महारानी ने जो वीरेंद्र बहुत दिनों बाद इस ठाठ और रुआब से आते देखा, सौगुनी मोहब्बत आगे से ज़्यादा बढ़ गई। झट मुंह से निकल पड़ा, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो वीरेंद्र सिंह है, चाहे जो हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाह से कुमार की तरफ देखा, हुआ शर्मा गई। दिल हाथ से जाता रहा। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई। उम्मीद हुई कि अब पास से देखूंगी। उधर महाराज की भी टकटकी बन गई। इतने में कुमार किले के नीचे आ पहुंचे। महाराज से ना रहा गया, खुद उतर आए। जब तक वे किले के अंदर आए, महाराज भी वहां पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने महाराज को देखकर पैर छुए। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़े सीधे महल में ले गए। महारानी उन दोनों को आते देखा आगे बढ़ाए। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में प्रेम का जल भर आया। बड़ी खुशी से बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाएं तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ लौंडियों की भीड़ थी जो अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने हुए थी। कुमार की नीची निगाह चारों तरफ घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही थी। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में खड़ी उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। इसके बाद उठे और कुमार को साथ लिए दीवान खाने में पहुंचे। अपने खास आरामगाह के पास वाला एक सुंदर कमरा उनके लिए मुकर्रर कर दिया। महाराज से विदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंचे। कुछ देर चूहल में गुजरी। चंद्रकांता को महल में न देखने से उनकी तबीयत उदास थी। सोचते थे कि कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। सुबह जब महाराज दरबार में गए, वीरेंद्र सिंह स्नान पूजा से छुट्टी पा दरबारी पोशाक पहन कलगी सरपेच समेत सर पर रख तेज सिंह के साथ ले दरबार में पहुंचे। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जराऊ कुर्सी पर कुमार को बैठाया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया जो राजा सुरेंद्र सिंह ने लिखा था। उसको पढ़कर महाराज बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद दीवान को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए और गले वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाए, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। कुमार ने अर्ज किया, महाराज सामान सब साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरा समझा है? सामान लाए तो क्या हुआ, जब भी जरूरत होगी तो काम आएगा। अब हम कुल फौज का इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतजाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10-10 टुकड़े करके इधर उधर 5-5 कोस तक फैला दो और खेमे वगैरह का पूरा इंतजाम करो। तो जासूसों को चारों तरफ रवाना करो। बाकी महाराज के फौज की कल कवायद देखकर जैसा होगा इंतजाम करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हुए। इस इंतजाम और हमदर्दी को देखकर महाराज को और भी तसल्ली हुई है। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी कर दो कि कल कवायद होगी। इतने में ही महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर खबर दी कि शिवदत्त अपनी 30,000 फौज लेकर सरकार से मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुका है। 2-3 दिन तक नज़दीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं, समझ लेंगे, तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जय सिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। हरदयाल सिंह ने मुसलमानों को बहुत कम कर दिया था, तो भी 1000 मुसलमान रह गए थे। कवायद देख कुमार बहुत खुश हुए, मगर मुसलमानों की सूरत देख त्योरी चढ़ गई। कुमार की सूरत से महाराज समझ गए। धीरे से पूछा, इन लोगों को जवाब दे देना चाहिए? कुमार ने कहा, नहीं, निकाल देने से ये लोग दुश्मन के साथ हो जाएंगे। मेरी समझ से बेहतर होगा कि दुश्मन को रोकने के लिए पहले इन्हीं लोगों को भेजा जाए। इनके पीछे तोपखाना और थोड़ी फौज हमारी रहेगी। वे लोग इन लोगों की नीयत खराब या भागने का इरादा मालूम होने पर पीछे से तोप मारकर इन लोगों की सफाई कर डालेंगे। ऐसा खौफ रहने से ये लोग एक दफ़ा तो खूब लड़ जाएंगे। मुफ्त मारे जाने से लड़कर मरना बेहतर समझेंगे। इस राय को महाराज पसंद किया और दिल में कुमार के अक्ल की तारीफ की। जब महाराज फिरे तो कुमार ने अर्ज किया, मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाज़त हो तो जाऊं। महाराज ने कहा, अच्छा, मगर दूर मत जाना और जल्दी लौट आना। यह कहा हाथी पर बैठवाया। कुमार उतरकर घोड़े पर सवार हुए।
महाराज का इशारा पा दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुंचकर 2 सांभर तीर से मारकर शिकार ढूंढने लगे। इतने में तेज सिंह भी पहुंचे। कुमार ने पूछा, क्या सब इंतजाम हो चुका है जो तुम यहाँ चले आए? तेज सिंह ने कहा, क्या आज ही हो जाएगा? कुछ आज कुछ कल दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मेरे जी में आया कि चलें जरा उस तहखाने की सैर कराएं जिसमें अहमद को कैद किया है, इसलिए आपसे पूछने आया हूँ। अगर इरादा हो तो आप भी चलिए। हाँ, मैं चलूँगा, कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फेरा। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया कि वापस जाएं और दोनों सांभरों को जो शिकार किए हैं उठा ले जाए। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के पास पहुंचे और अंदर घुसे। जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दरवाज़ा दिखाई देने लगा। कुमार घोड़े से उतरे। तब तेज सिंह ने कुमार से कहा, भला यह तो कहिए कि आप यह दरवाज़ा खोल भी सकते हैं कि नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी? यह कहकर झट से शेर के मुंह से जबान बाहर निकाल दी और दरवाज़ा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, याद तो है? कुमार ने कहा, क्या मैं भूलने वाला हूँ? दोनों अंदर गए और सैर करते करते चश्मे के किनारे पहुंचे। देखा कि अहमद और भगवान दत्त एक चट्टान पर बैठे बात कर रहे हैं। पैरों में बेरी लगी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोले, अब तो हम लोगों का कसूर माफ़ होना चाहिए। कुमार ने कहा, हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो। कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह उसमें टहलते रहे और मेवों को तोड़कर खाते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई। कुमार ने कहा, चलो। दोनों बाहर चले आए। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोला है, आप ही बंद कीजिए। कुमार ने यह कहकर, चलो हम बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तब तेज सिंह ने कहा, अब आप जाइए, मैं जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ। यह सुन तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए और कुमार किले में चले आए। घोड़े से उतरकर कमरे में गए, आराम किया। थोड़ी देर रात बीते, तेज सिंह कुमार के पास पहुंचे। कुमार ने पूछा, कहो क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, सब इंतजाम आपके हुक्म के मुताबिक हो गया है। आज दिन भर 1 घंटे की भी छुट्टी ना मिली जो आपसे मुलाकात करता। यह सुन वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, दोपहर तक तो तुम हमारे साथ रहे, फिर भी कह रहे हो कि मुलाकात ना हुई। यह सुनते ही तेज सिंह चौंक पड़े, बोले, आप क्या कहते हैं? कुमार ने कहा, कहते क्या है, तुम मेरे साथ तहखाने में नहीं गए थे जहाँ अहमद और भगवान दत्त बंद है? अब तो तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगे। तेज सिंह की यह हालत देखकर कुमार को भी ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला यह तो बताया कि मैं आपसे कहाँ मिला था और कहाँ तक साथ गया था और कब वापस आया? कुमार ने सब कुछ बता दिया। तेज सिंह बोले, बस आपने चौका फेरा। अहमद और भगवान दत्त के निकल जाने का तो इतना गम नहीं है, मगर तहखाने का हाल दूसरे को मालूम हो गया, इसका बड़ा अफसोस है। कुमार ने कहा, तुम क्या कहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तेज सिंह ने कहा, ऐसा ही समझते तो धोखा क्यों खाते? तब न समझे तो अब समझिए कि शिवदत्त के यारों ने आपको धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया। जरूर यह काम बद्रीनाथ का है, दूसरे का नहीं। ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से पता देता है। कुमार यह सुन दंग हो गए और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने कहा, अब तो जो होना था हो गया, उसका अफसोस क्यों? मैं तो इस वक्त जाता हूँ, कैदी तो निकल गए होंगे, मगर मैं जाकर ताले का बंदोबस्त करूँगा। कुमार ने पूछा, ताले का बंदोबस्त क्या करोगे? तेज सिंह ने कहा, उस फाटक में और भी ताले हैं जो इससे ज़्यादा मजबूत हैं, मगर लगाने और बंद करने में इतनी देर लगती है, इसलिए उन्हें नहीं लगाता था, मगर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी वह ताला दिखाओगे? तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब तक चुनाव घर पर फतह ना हो जाए तब तक नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तेज सिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुए और सवेरा होने के पहले ही लौट आए। सुबह को जब कुमार सोकर उठे तो तेज सिंह ने पूछा, कहो तहखाने का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, कैदी तो निकल गए हैं, मगर ताले का बंदोबस्त कराया हूँ। नहा धोकर कुछ खाकर कुमार को तेज सिंह दरबार में ले गए। महाराज को सलाम करके दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई है, अब 10 कोस पर है। कुमार ने महाराज से अर्ज किया, अब मौका आ गया है, मुसलमानों वाली फौज को दुश्मनों को रोकने के लिए आगे भेज दिया जाए। महाराज ने कान में कहा, अपने तोप खाने वाले को समझा देना कि नीयत खराब रहे तो जिंदा किसी को जाने न दे। तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए। हरदयाल सिंह को भी साथ में लेते गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और कुमार को साथ में महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया। इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गए। छटपटाते रहे, मगर आज भी चंद्रकांता की सूरत न दिखी, लेकिन चंद्रकांता ने आर में बखूबी उनको देख लिया। 22वां बयान। शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपने बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा।
तो उन्होंने अर्ज किया। फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। यकायक कई चौकीदारों ने आकर अर्ज किया, महाराज चोर महल में से कुछ आदमी निकल कर भागे, जिनको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर मारा, फिर वे जख्मी होकर भी निकल भागे। यह खबर सुनकर महाराज बड़े उलझन में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने ही में महल से रोने की आवाज़ आने लगी। सभी का ख्याल उस रोने पर चला गया। पल पल में रोने और चिल्लाने की आवाज़ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय कई लौंडियाँ दौड़ती हुई आई और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, चंद्रकांता और चपला का सिर काटकर कोई ले गया। यह खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एक दफ़ा हाय कहकर गिर पड़े। कुमार की भी अजब हालत हो गई, चेहरे पर मुरदनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने को संभाला और कुमार की अजब हालत देख गले से लगा लिया। उसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़ें खा रही हैं, सिर फट गया है, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार की तो इतनी भी हिम्मत न रही कि अंदर जाते दरवाजे पर ही गिर पड़े। चेहरा जर्द और मुर्दे किसी मूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थी, सिर नहीं था। कमरे में चारों तरफ खून ही फैला दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय मेरी बेटी तू कहाँ गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छुरी चलाई। हाय हाय अब मैं जी कर क्या करूँगी, तेरे ही वास्ते इतना बखेरा हुआ और तू ही नहीं रही तब यह राज्य क्या हो। महाराज कहते थे। अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो अब आवे विजयगढ़ पर राज्य करे, हम तो लड़की का साथ देंगे। यकायक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं है। नब्ज पर हाथ रखा तो नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांसें ठंडी चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे, बोले गजब हो गया, हमारे चलते नौगर का भी राज्य गारत हुआ। हम तो समझे थे कि वीरेंद्र सिंह को राज्य दे जंगल चले जाएंगे, मगर हाय विधाता को यह भी अच्छा न लगा। अरे कोई जाओ जल्दी तेज सिंह को लिवा लाओ, कुमार को देखें। हाय हाय अब तो इसी मकान में मुझको भी मरना पड़ेगा। मैं समझता हूँ राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। अभी क्या सोच रहे थे, क्या हो गया विधाता, तूने ये क्या किया? इतने में तेज सिंह आए और देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराज के ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की जो कुछ भी जान बची थी वह भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ कर जोर से बोले, कुमार मेरा तो रोने को भी नहीं चाहता जी, क्योंकि मुझे अभी इस दुनिया में रहना नहीं। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। यह कह कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांद कर एक आदमी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और तेज सिंह ने उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान, मेरी बात सुनो दो कान। यह सब खेल ठगी का मान, लाश देख कर लो पहचान। उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो। यह कहकर वह दांत दिखाता उछलता कूदता भाग निकला। पहला भाग समाप्त हो गया। अगले वीडियो में दूसरा भाग लेकर आऊँगा। अब आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से घटनाएं घट रही हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत या अच्छी खासियत यही है, कहानी का घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदलता है कि आपको हर पल लगेगा कि नया कुछ होने वाला, नया कुछ होने वाला है। और सचमुच में जो आप अपेक्षा करेंगे उससे कहीं नई घटनाएं घटेंगी और आपको रोमांचित करती रहेंगी। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं।